सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम कर रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम बुक। इससे संबंधित हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। हम भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, सभी जो काल हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं। जो कहानी है, उपन्यास, इनसे संबंधित भी अगर आप क्वेश्चन आंसर देखना चाहें तो यूट्यूब चैनल पे प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट से संबंधित कुछ भी नॉलेज चाहिए या आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे 7878223908 नंबर के जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप नंबर, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का नाम क्या है। आपसे पूछा है जो दिल्ली और मेरठ है उसके आसपास की बोली कौन सी है, कि आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे कौन सी बोली है वो बोली जाती है, तो वो है खड़ी बोली। कौन सी है? खड़ी बोली। देखिए, दिल्ली व मेरठ के आसपास के क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, तो खड़ी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली का अन्य नाम कोरवी है, और खड़ी बोली को अन्य नाम कोरवी देने वाले कौन थे? राहुल शांकृत्यान साहब थे। इसका क्षेत्र, जो खड़ी बोली, इनका क्षेत्र कौन कौन सा? और देहरादून है, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, मेरठ, बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलियों और जो बोलियों का क्षेत्र है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्रम लगाओ में या फिर आपसे मिलान वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप जो बोलियां और बोलियों के क्षेत्र हैं उनको कंठस्थ करेंगे। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? आपसे पूछा है जो ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली जो विशेष शब्दावली होती है उसको क्या कहते हैं? तो जो ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली शब्दावली है उसको पारिभाषिक शब्दावली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारिभाषिक शब्दावली। देखते हैं इसकी व्याख्या। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। जैसे विज्ञान के संदर्भ में कोशिका का विशेष अर्थ है, उसके एक ही अर्थ लिया जाता है। ऐसे में आयकर, राज्यपाल, संसद आदि शब्द आते हैं। अगला है, पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? आपसे पूछा है जो पारिभाषिक शब्दावली है वो किसके लिए है? छात्रों के लिए, जनसाधारण के लिए, ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए। तो आपसे आएगा, इसका आंसर आएगा ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए किसका प्रयोग होता है? पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग होता है। देखिए, पारिभाषिक शब्दावली ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए है। ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों, विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल, चिकित्सा, वाणिज्य, विधि, दर्शन, प्रशासन आदि क्षेत्रों में होने वाले विकास के कारण अलग अलग प्रकार के पारिभाषिक शब्द हैं वो विकसित होते हैं, जो विषय विशेष के संदर्भ में एक निश्चित अर्थ को व्यक्त करते हैं। अगला है, पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? भाषा वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, कवि व साहित्यकार और समाज। आपसे पूछा है जो पारिभाषिक शब्दावली है उसका निर्धारण कौन करता है? तो निर्धारण करता है भाषा वैज्ञानिक। पारिभाषिक जो शब्दावली है उसका निर्धारण भाषा वैज्ञानिक करता है। केवीएस पीजीटी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से? आपसे पूछा है जो वैज्ञानिक शैली है उसका तात्पर्य किस शैली से है? तो वो है वस्तुनिष्ठ शैली से। किससे? वस्तुनिष्ठ शैली से। वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य वस्तुनिष्ठ शैली से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जो कथन उचित नहीं है उसे छांटना है। उचित मतलब असत्य को छांटना है। किसको? असत्य को। एक भाषा में प्रकट किए गए भावों व विचारों को दूसरी भाषा में प्रकट करना अनुवाद कहलाता है। बिल्कुल ठीक है। एक भाषा में प्रकट किए गए जो भाव और विचार हैं उनको अगर दूसरी भाषा में हम प्रकट करना चाहते हैं तो वो होता है अनुवाद। ये बिल्कुल ठीक है कथन। आपको पूछा है असत्य। अनुवादक के लिए केवल किसी एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त होता है। जी नहीं, ये गलत है। अनुवादक के लिए विभिन्न प्रकार की, यानी विभिन्न नहीं, काफ़ी प्रकार की, एक से अधिक भाषाएं हैं उनका ज्ञान होना जरूरी है। अनुवादक है वो एक भाषा का ज्ञान से अनुवाद नहीं कर सकता है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। आगे देख लेते हैं हम अन्य ऑप्शन। देखिए, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा, और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसको लक्ष्य भाषा कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। अनुवाद शब्द अंग्रेजी के ट्रांसलेशन का पर्याय है। बिल्कुल ही ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन है, क्योंकि वहां पे आपसे गलत पूछा था।
अनुवाद के लिए केवल एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त होना ये कथन उचित नहीं है, जबकि अनुवाद शब्द अंग्रेजी के ट्रांसलेशन का पर्याय है, ये कथन बिल्कुल ठीक है। यह जिस भाषा में अनुवाद किया जाए उसे स्रोत भाषा और जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहा जाता है। एक भाषा को प्रकट करने किए गए भावों व विचारों को दूसरी भाषा में प्रकट करना अनुवाद कहलाता है। उक्त सभी कथन अनुवाद के लिए उचित दिए गए हैं। अगला है, इनमें से कौन सा गुण अथवा दोष समालोचक में नहीं होना चाहिए। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा गुण या दोष समालोचक होते हैं, जो आलोचना करते हैं उसमें नहीं होना चाहिए। तो आलोच्य विषय का सम्यक ज्ञान बिल्कुल होना चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, सहृदयता होनी चाहिए, लेकिन ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए। ये नेगेटिव पॉइंट है। देखिए, ईर्ष्या की भावना नामक दोष समालोचक में नहीं होना चाहिए। समालोचक का यह कर्तव्य होता है कि जो समालोचना है करते समय किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोषों का सही रूप से प्रकट करे। ईर्ष्या की भावना से ग्रसित होने पर वह निष्पक्ष रूप से समालोचना नहीं कर सकता है। चाहे अगर किसी की आलोचना या समालोचना कर रहे हैं तो उसके गुण भी और उसके दोष भी व्यक्त करना चाहिए। हमें ईर्ष्या का भाव प्रकट नहीं करना चाहिए। आप किस कथन को असंगत मानते हैं? इसमें आपको 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको असत्य कथन चुनना है कि आप कौन से कथन को असत्य मानते हैं। एक भाषा के साहित्य को विश्व के दूसरों क्षेत्रों में पहुंचाने के अनुवाद पुल का कार्य करता है। तो ये कथन तो बिल्कुल आपका ठीक है, क्योंकि एक भाषा के साहित्य को अगर हम विश्व के दूसरे क्षेत्रों में पहुंचाएंगे तो हमें अनुवाद करना होगा, क्योंकि बोलते हैं ना, जगह जगह वाणी बदलती है और जगह जगह का डग डग पर पानी बदले और डग डग पर वाणी, मतलब एक डंग मतलब एक कदम पे वाणी बदलती है और कदम कदम पे आपका पानी बदलता है। तो इस प्रकार से अगर हम एक भाषा के साहित्य को विश्व के दूसरे क्षेत्रों में विकसित करना मतलब पहुंचाना चाहेंगे तो अनुवाद का पुल हमें बांधना ही पड़ेगा। ओके, अनुवाद के माध्यम से संसार का समस्त ज्ञान और साहित्य हमारे पास आ जाता है। तो बिल्कुल ठीक है, अगर हमें किसी अन्य भाषा की ज्ञान है तो हम दूसरी भाषा में जो हमारे पास कुछ साधन हैं, स्रोत हैं, तो हम उनसे उसका नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं अगर हमें भाषा का ज्ञान है तो। ठीक है, अनुवाद में अनु का अर्थ होता है पहले और वाद का अर्थ होता है उसे पुनः बाद में लिख देना। देखिए, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अनु का अर्थ पहले लिखना होता है, बाद का अर्थ पुनः बाद में लिखना असंगत है। ठीक है, एक भाषा में व्यक्त भावों व विचारों को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद कहलाता है। बिल्कुल ठीक है, अनु में जो अनु है उसका अर्थ पहले ठीक है, लेकिन वाद का अर्थ पुनः बाद में लिखना ये गलत है। वाद का अर्थ होता है जैसे वाद विवाद, मतलब उसका अन्य भाषा में चेंज करना, उसको बदलना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है आपका, क्योंकि आपसे असंगत पूछा था, असंगत आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, देखिए, विकल्प सी में दिए गए कथन अनुवाद में अनु का अर्थ है पहले लिखना, वाद का अर्थ उसे पुनः बाद में लिखना असंगत है। अनुवाद 2 शब्दों के योग से बना है, जिसका अनु और वाद, अनु का अर्थ बाद में और पुनः से लिया गया है और वाद का अर्थ कथन से है। ठीक है, आता है अनुवाद का मतलब पुनः कथन से है। ओके, अगला है, बाल साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। उसकी भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए, वह बालकों के लिए प्रेरणाप्रद होना चाहिए, वह मनोरंजक और रोचक होना चाहिए, वह बालकों द्वारा लिखा जाना चाहिए। बिल्कुल ही इजी आंसर है, बालकों के द्वारा लिखा जाना चाहिए ये जरूरी नहीं होता है, जबकि उसकी भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए, वह बालकों को प्रेरणास्पद होना चाहिए, बच्चों को पढ़ते वक्त उनमें प्रेरणा उत्पन्न हो और मनोरंजक और रोचक भी होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो बालकों के द्वारा ही लिखा जाना चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। देखिए, नॉलेजमेंट क्वेश्चन है ये, अगर नॉलेज है थोड़ा बहुत भी हमें तो ये क्वेश्चन कर देंगे हम। केवीएस पीजीटी के क्वेश्चन है, कितने इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए, वह बालकों द्वारा लिखा जाना चाहिए, यह कथन बाल साहित्य के विषय में सही नहीं है। बाल साहित्य की भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए,
वह बालकों के लिए प्रेरणादायक होनी चाहिए, वह मनोरंजक और रोचक भी होनी चाहिए। अगला है खसखुरा या खुरखाली भाषा है। आपसे पूछा है खसखुरा और जो आपकी खुरगाली भाषा है वो कौन सी भाषा है? नेपाल की भाषा है और गढ़वाल की लोक भाषा है। और आपसे पूछा है कुमायूं की साहित्यिक भाषा है और इसमें से कोई नहीं। तो जो आपकी खुसखुरा और जो खुरकाली भाषा है ये किसकी है? तो ये भाषा है आपकी नेपाल की राजभाषा है। ठीक है, नेपाल की राजभाषा क्या कौन सी है? तो खसखुरा या खुरखाली। ये भी आपके KVS PGT में पूछा गया है। अगला है इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी ध्वनि है जो अवधि में नहीं है? तो जो अण ध्वनि होती है वो अवधि में नहीं होती है। देखिए अण ध्वनि अवधि में नहीं होती है। अवधि में कर्ता कारक ने का नितांत अभाव होता है। जो कर्ता कारक ने होता है, जो ने परसर्ग होता है, इसका अभाव होता है किसमें? अवधि में। अवधि में या तथा वा ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। किताब को कितबुआ, कॉपी को कपिया, फाइल को फाइलिया, लोटा को लोटवा। अवधि भाषा में ण ध्वनि का स्थान पर न का प्रयोग होता है। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है। देखिए कोई भी बोली या भाषा है अगर उसको मानकता प्राप्त कर देते हैं तो वो कैसी हो जाती है? तो वो सरल हो जाती है। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर सरल हो जाती है, साथ ही साथ उसका अर्थ भी स्पष्ट होने लगता है। न्यायालय भाषा में शब्द और उसके अर्थ में रहती है। जो न्यायालय भाषा होती है उसमें शब्द और जो उसका अर्थ है उसमें रहती है क्या? निश्चितता। निश्चितता होती है उसमें। न्यायालय भाषा में शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता रहती है, जिसमें किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। क्या है? जिसमें किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो वहाँ क्या होती है? वो न्यायालय की भाषा होती है निश्चित। व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? आपसे पूछा है कि व्यवहार है उसके आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो सामान्य शब्द और एक तकनीक शब्द होते हैं। क्या है? एक सामान्य होते हैं, एक टेक्निकल शब्द होते हैं। देखिए व्यवहार के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, एक सामान्य और एक तकनीक। सामान्य शब्द वे शब्द जिनको हम दैनिक जीवन में आम बोलचाल के लिए प्रयोग में लाते हैं उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं। इनका अर्थ कोई भी आसानी से समझ लेता है, जैसे घर, कपड़ा, रोटी, किताब, खाना, पानी, कमरा, नदी इत्यादि। तकनीकी शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनका संबंध विभिन्न विषयों, व्यवसायों, विज्ञान आदि से होता है, जिसे तकनीकी शब्द कहा जाता है, जैसे सचिव, कनिष्ठ, वरिष्ठ, निदेशालय, रसायन, कोशिका और जीवाश्म आदि। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? क्वेश्चन है खरोष्टी लिपि है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो अरमाइका लिपि से हुई है। किससे? अरमाइका लिपि से। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति अरमाइका लिपि से हुई है। खरोष्टी भारत की 2 प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यह दाएं से बाएं लिखी जाती है और जो हमारी देवनागरी लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। सम्राट अशोक ने सहबाजगढ़ी और मनसेहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखवाए हैं। जो सम्राट अशोक हैं उन्होंने सहबाजगढ़ी और जो मनसेहरा के अभिलेख हैं वो खरोष्टी लिपि में लिखवाए हैं। इसके प्रचलन की देश को कालपरक सीमाएं ब्राह्मी की अपेक्षा संकुचित रही हैं। किसका? जो आपका खरोष्टी लिपि का प्रचलन है वो देश और जो कालपरक सीमाएं हैं वो ब्राह्मी लिपि हमारी उसकी अपेक्षा संकुचित मतलब कम रही हैं और बिना किसी प्रतिनिधि लिपि को जन्म दिए देश में इसका लोप हो गया। जो हमारी ब्राह्मी लिपि है उससे आज भी निकली हुई हमारी कौन सी? देवनागरी लिपि। जबकि खरोष्टी लिपि है उसका वो आगे विकसित न होकर आगे क्या हो गई है? लोप हो गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि सम्राट अशोक के जो सहबाजगढ़ी और मनसेहरा अभिलेख हैं उनमें कौन सी लिपि लिखी गई है, तो उसमें खरोष्टी लिपि लिखी गई है। वो अभिलेख खरोष्टी लिपि से लिखे गए हैं। खरोष्टी लिपि आगे जाकर विकसित नहीं हुई है, जबकि आपकी जो ब्राह्मी लिपि है वो आगे जाकर विकसित हुई है
और आज की जो वर्तमान लिपि है देवनागरी लिपि, वो आपकी ब्राह्मी लिपि से ही निकली हुई लिपि। ओके, अगला क्वेश्चन, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। जो नागरी लिपि सुधार समिति है उसके संयोजक कौन थे? तो वो थे काका कालेलकर। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर हैं। देवनागरी एक लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं लिखी जाती हैं। देवनागरी बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा से है जिसे सीरो रेखा कहा जाता है। संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, डोगरी, नेपाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ये भाषाएं हैं जो आप याद रखेंगे कि ये किस लिपि में लिखी जाती हैं। तो सभी जो संस्कृत है, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, डोगरी, नेपाली आदि सभी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अगला है, ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र कौन सा था? आपसे पूछा है जो ईसाई मिशनरी हैं उनका प्रधान केंद्र कौन सा था? उनका प्रधान केंद्र था श्रीरामपुर। कौन सा था? श्रीरामपुर। ईसाई मिशनरियों का केंद्र श्रीरामपुर था। देखिए, ये मैंने क्वेश्चन खुद ने नहीं बनाए हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं KVS PGT 2015 में। अगला है, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से संबंधित है। आपसे पूछा है जो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो है उससे संबंधित है क्या? गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग। क्या है? केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो है वो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से संबंधित है। ओके, देखिए, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से संबंधित है। 1 मार्च 1971 को गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई थी। केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों आदि के सांविधिक प्रक्रिया साहित्य का अनुवाद कार्य केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो को सौंपा गया था। अनुवाद में सरलता, सहजता, शब्दावली में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए सन 1973 में अनुवाद प्रशिक्षण का कार्य भी कर रहा है। ठीक है, 1973 से क्या कर रहा है? अनुवाद प्रशिक्षण का कार्य भी कर रहा है। क्या? केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो। और जो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो है ये किसके अधीन आता है? तो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अंतर्गत आता है। स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च 1971 को। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा फिराकर आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गलत है? आपसे पूछा है कि जो ये कथन दिए गए हैं 4, इनमें से कौन सा गलत है? विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है। बिल्कुल ठीक है, विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत ही छोटा होता है। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। देखिए, जो रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि रूप रचना की दृष्टि से बोली एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है तो पूर्णतः विकसित नहीं हो सकती है। बोली दैनंदिन व्यवहृत होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है। जो बोली है वो हमारे दैनिक व्यवहार में आती है और जो हमारे घरेलू जो अभिव्यक्ति है उसमें प्रयोग करते हैं हम बोली का। विभाषा बोली का विकसित रूप है। बिल्कुल ठीक है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो विभाषा है वो किसके बीच की बोली है? तो बोली और भाषा के बीच की जो छोटा रूप है वो विभाषा कहलाता है। ठीक है, बोली और भाषा के बीच का रूप क्या कहलाता है? विभाषा। विभाषा है वो बोली से थोड़ा बड़ा होता है और भाषा से छोटा होता है। ठीक है, रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है, बोली नहीं होती है। यहाँ पे भाषा आता तो बिल्कुल कथन ठीक होता। ठीक है, ये कथन गलत है क्योंकि यहाँ पे बोली दिया गया है। क्योंकि भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली होता है, जो भाषा होती है उसका सोर्स मतलब क्षेत्रीय रूप होता है वो क्या होता है? बोली होता है। यह भाषा का अल्प विकसित रूप है। क्या है? भाषा का क्या है? बोली है वो अल्प विकसित रूप है, जबकि विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है। बोली दैनंदिन व्यवहृत होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है, विभाषा बोली का रूप है। ये कथन बिल्कुल ठीक है। अगला है, प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध है किससे? जो प्रयोजन मूलक भाषा है उसका संबंध किससे है? तो जो प्रयोजन मूलक भाषा है उसका जीविकोपार्जन से संबंध है। ठीक है, प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध किससे है? तो जीविकोपार्जन
पार्जन से है। प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध जीविकोपार्जन से है। प्रयोजन मूलक हिंदी से तात्पर्य हिंदी के विज्ञान, तकनीकी, विधि, संचार, अन्य गतिविधियों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी से है। हिंदी केवल साहित्य की भाषा न रहे बल्कि जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रभावी रूप से प्रयुक्त हो, तभी इसका विकास सुनिश्चित होगा। जो हिंदी है वो हमारे जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रभावी रूप से प्रयुक्त हो, तभी इसका विकास होगा। केवल साहित्य के रूप में अगर हिंदी का प्रयोग करेंगे तो इसका विकास है वो सुनिश्चित नहीं होगा। साहित्य के साथ साथ जीवन के विभिन्न क्षेत्र, जिस प्रकार से विज्ञान है, तकनीकी है, विधि है, संचार है, इन सभी में किसका विकास होना चाहिए? इन सभी में हिंदी का विकास होना चाहिए। अगला है इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्राय है। क्या है? जो इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्राय क्या है? तो अध्यात्म परक है। क्या है? अध्यात्म परक। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्राय अध्यात्म परक है। भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को धर्म से प्रेरित माना है। जो भारतीय इतिहासकार हैं उन्होंने भारतीय इतिहास को किससे प्रेरित माना है? तो इन्होंने धर्म से प्रेरित माना है। उल्लेखनीय है कि जो विदेशी आक्रमण हुए हैं वो अपने धर्म के विस्तार से संबंधित रहे हैं। ठीक है। अगला है भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से भाषा की परिभाषा क्या है? आपसे पूछा है भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा मानव मुख के ध्वन्यंगों से निःसृत सामाजिक स्वीकृति प्राप्त सार्थक पदों की सुश्रृंखलित वाक्यों द्वारा विचार विनिमय का माध्यम है। यही बिल्कुल ठीक है। जो भाषा है वो मानव मुख के ध्वन्यंगों मतलब अनेक अन्य अलग अलग ध्वनि के अंगों से निःसृत मतलब निकली हुई सामाजिक स्वीकृति प्राप्त, समाज में जो स्वीकृत शब्द हैं, सार्थक पद और सुश्रृंखलित वाक्यों यानी सामाजिक में स्वीकृत शब्द ही बोल सकते हैं हम। किसी प्रकार की गालियां निकालते हैं और कुछ निकालते हैं तो वो समाज में स्वीकृत शब्द नहीं होते हैं। हिंदी में जो है हम सार्थक शब्द बोलेंगे और वो भी समाज में मान्य होने चाहिए। समाज में अमान्य शब्द को हम नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद में क्या है? सुश्रृंखलित वाक्य। सुश्रृंखलित मतलब हिंदी में पहले आपने कुछ बोल दिया, बाद में आपने कुछ बोल दिया, नहीं, श्रृंखला में जुड़े होने चाहिए। प्रत्येक वाक्य बोलते वक्त पहले की बात बाद में और बाद की बात पहले बता दें तो वो विकास नहीं होगा बिल्कुल भी। द्वारा विचार विनिमय का माध्यम क्या है? भाषा है। ओके, यही बिल्कुल आंसर आपका ठीक है। भाषा की परिभाषा आपसे पूछी है, बाकी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्राणियों को पारस्परिक विचार विनिमय में जिसका सहारा लिया जाता है वो भाषा, जी नहीं। सभ्य समाज की मान्यता के अनुरूप विशुद्ध शब्दावली, जी नहीं। उसके बाद में बोलने चालने, पढ़ने लिखने, शिक्षण प्रशिक्षण, कार्यालय, न्यायालय व्यवस्था में जिसका समुचित उपयोग हो, जी नहीं। देखिए, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा की परिभाषा है भाषा मानव मुख के ध्वन्यंगों से निःसृत सामाजिक स्वीकृत प्राप्त सार्थक पदों के सुश्रृंखलित वाक्यों द्वारा विचार विनिमय का माध्यम क्या है? भाषा। ओके, पाली पद की बहुमान्य व्युत्पत्ति रही है। जो पाली शब्द है उसका बहुमान्य मतलब सर्वमान्य किस प्रकार से पाली शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो देखिए यहाँ पे आएगा पर्याय, पालियाय, पालियाई, याली और पाली। ओके, पाली पद की बहुमान्य व्युत्पत्ति है पर्याय, पालियाय, पालियाली और पाली। यह व्युत्पत्ति भाषा विद्वान भिक्षु जगदीश कश्यप ने दी है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो पाली है उसका बहुमान्य जो अर्थ है, किस प्रकार से पाली भाषा विकसित हुई है आज तक, उसकी सर्वमान्य जो उत्पत्ति है वो देने वाले कौन है? भिक्षु जगदीश जी। ओके, पाली को मागधी भाषा भी कहा जाता है। बौद्धों की भाषा क्या है? मागधी। इसे प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। ये मैंने काफ़ी बार बताया इसको कि पाली है उसको प्रथम प्राकृत कहा जाता है, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत और अभ्रंश को तृतीय प्राकृत कहा जाता है। पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन थे? आपसे पूछा है कि पाली भाषा के सर्वप्रथम जो वैयाकरण थे वो कौन थे? ये व्याकरण नहीं, ये वैयाकरण मतलब व्याकरण लिखने वाले कौन थे? तो वो थे कात्यायन। क्या है?
कात्यायन, और कात्यायन ने क्या लिखा था? कात्यायन व्याकरण लिखा था। ओके, देखिए पाली भाषा में सर्वप्रथम व्याकरण कात्यायन थे। पाली भाषा में 3 व्याकरण ग्रंथ लिखे गए हैं। कात्यायन ने व्याकरण लिखा है कात्यायन ने, मोगलान व्याकरण लिखा मोगला ने, और जो सदनीति व्याकरण है वो अगवंश ने लिखा है। वर्मी भिक्षु थे अगवंश, इन्होंने लिखा है सदनीति व्याकरण। अगला है, देखिए प्रकृति संस्कृतम तदागतम प्राकृतम उक्ति का उचित भावार्थ क्या है? क्वेश्चन क्या है? प्रकृति संस्कृतम तदागतम प्राकृतम उक्ति का उचित भावार्थ क्या है? प्रकृति भाषा का संस्कार करके प्राकृत भाषा बनाई गई? जी नहीं। प्रकृति रूप में आधार भाषा थी, जो प्रकृति रूप है उसमें आधार भाषा थी संस्कृत, उससे जो विकसित हुई है वो प्राकृत भाषा कहलाई। बिल्कुल ठीक है, प्रकृति रूप में जो हमारी आधार भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत, और उसका जो विकसित, देखिए प्रकृति रूप में जो आधार भाषा थी वो संस्कृत, उसके बाद में तथागत मतलब उससे विकसित होकर कौन सी आई है? प्राकृत आई है। तो बिल्कुल बी ऑप्शन आपका ठीक है। अगला देखते हैं, पहले इसकी व्याख्या आंसर। देखिए प्रकृति संस्कृतम तदागतम प्राकृतम उक्ति का उचित भावार्थ इस प्रकार से है कि प्रकृति रूप में आधार भाषा थी संस्कृत, और उससे जो विकसित हुई है वो है प्रकृति। ठीक है, प्रकृति रूप में जो आधार भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत, और उसका जो विकसित रूप है वो है प्राकृत, और प्राकृत को क्या कहा जाता है? द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। अपभ्रंश भाषाओं का विकास क्रम किससे है? तो देखिए जो अपभ्रंश भाषाओं का जो विकास है वो किससे हुआ है? जो अपभ्रंश भाषा है उसका विकास प्राकृत भाषा से हुआ है, क्योंकि पाली से प्राकृत और प्राकृत से हुई है आपकी अपभ्रंश। ओके, तो पाली को प्रथम प्राकृत, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत कहा जाता है। देखिए अपभ्रंश भाषाओं का विकास प्राकृत भाषाओं से हुआ है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट और अवहट से हिंदी। इस प्रकार से ये क्रम है, इसका क्रम लगाव में भी पूछे जा सकते हैं। अगला है, हिंदी भाषा के सतत प्रवाह को ठीक एक जैसे रूप में विकसित हुआ न देख उसके एक विशेष युगिन रूप को निम्नलिखित भाषाविद ने नाम दिया पुरानी हिंदी। और पुरानी हिंदी देने वाले कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस बात को आप याद रखेंगे, पुरानी हिंदी एक शॉर्ट्स याद रखेंगे इस प्रकार से कि पुरानी हिंदी नाम देने वाले कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो यहाँ से ही आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद में इसकी व्याख्या दी गई है, वो दोबारा से समझ लेते हैं कि हिंदी भाषा के सतत प्रवाह को ठीक एक जैसे रूप में विकसित हुआ न देख उसके एक विशेष युगुन रूप को निम्नलिखित भाषाविद ने नाम दिया है क्या? पुरानी हिंदी। और पुरानी हिंदी नाम देने वाले थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखिए हिंदी भाषा के सतत प्रवाह को ठीक एक जैसे रूप में विकसित हुआ न देख उसके एक विशेष युगिन रूप को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी नाम दिया है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के मध्यकाल में ब्रज भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास इस कारण हुआ। हिंदी साहित्य के मध्यकाल में ब्रज भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास इस प्रकार हुआ है। किस प्रकार से हुआ है? ब्रज क्षेत्र ही उस समय शासन सत्ता का एकमात्र केंद्र था? जी नहीं। उस समय की सभी भाषाओं में ब्रज भाषा ही सबसे अधिक संबंध थी? जी नहीं। ब्रजेतर क्षेत्र में भाषा भाषियों ने भी इसे अपनी सृजन का माध्यम बनाया था। तो बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ओके, हिंदी साहित्य के मध्यकाल में ब्रज भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास इस कारण हुआ क्योंकि ब्रजेतर जो क्षेत्र है भाषा भाषियों ने इसे अपने सृजन का माध्यम बनाया था। खड़ी बोली गद्य के विकास का मूल आधार क्या है? क्या है? जो खड़ी बोली गद्य है उसके विकास का मूल आधार क्या बना था? इसका कलकत्ता तक फैल गया था? नहीं। फोर्ट विलियम कॉलेज के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया था? जी नहीं। हिंदी रचनाकारों द्वारा पद्य में इसका प्रयोग कम कर देना? नहीं।
खड़ी बोली के व्याकरण का मानकीकरण हो जाना। बिल्कुल ठीक है, जो खड़ी बोली है उसके व्याकरण का मानकीकरण हो गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2008 में पूछा गया है। क्वेश्चन बने हुए हैं, दोबारा से रिपीट हो सकते हैं, तो आप एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनेंगे। खड़ी बोली के गद्य के विकास का मूल आधार बना खड़ी बोली के व्याकरण का मानकीकरण हो जाना। अगला है, हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ था उसके प्रस्तावक कौन थे? आपसे पूछा है, जो हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ था उसके प्रस्तावक कौन थे? तो उसके प्रस्तावक थे गोपाल स्वामी अयंगर। ओके, देखते हैं इसकी व्याख्या। हिंदी के संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ था उसके प्रस्तावक श्री गोपाल स्वामी अयंगर थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा का दर्जा उस भाषा का, राष्ट्रभाषा का दर्जा उस भाषा का होता है जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है। राष्ट्र के सर्वोच्च शासकीय संस्था जैसे संसद जिसे मान्यता प्रदान करता है। विभिन्न राज्य जिसमें परस्पर शासकीय पत्राचार करते हैं। राष्ट्र की समस्त भाषाओं में जिसका साहित्य भंडार सबसे अधिक समृद्ध हो। तो देखिए, जो राष्ट्रभाषा है उसका दर्जा उस भाषा को दिया जाता है जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है। किसमें? जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है। ओके, राष्ट्रभाषा का दर्जा उस भाषा को दिया जाता है जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है। भाषा की अधिकांश जनसंख्या हिंदी बोलती है। जो भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है वो क्या बोलती है? हिंदी बोलती है। अतः भारत की राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए? हिंदी। राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा होती है, अर्थात आम जनभाषा कहलाती है। अगला है, मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप है जिससे क्या होता है? मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप है जिससे उस भाषा का सम्मान बढ़ता है। जी नहीं, भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रामाणिक माना जाता है, वहीं तदनुरूप प्रयुक्त होता है। तो बिल्कुल बी ऑप्शन आपका ठीक है, क्योंकि मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप है जिसमें भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रामाणिक माना जाता है और वहीं तद अनुरूप प्रयुक्त होता है। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे बी। मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है जिससे भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रामाणिक माना जाता है और वहीं तदनुरूप प्रयुक्त होता है। अगला है, भारतीय भाषाओं में भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन एवं कई खंडों में उसका प्रकाशन निम्नलिखित विद्वान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। आपसे पूछा है कि भारतीय भाषाओं में भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन एवं कई खंडों में उसका प्रकाशन निम्नलिखित विद्वान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है, तो वो है सर जॉर्ज एब्राहिम ग्रियर्सन जी। ओके, भारतीय भाषाओं के भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन कई खंडों में उसका प्रकाशन जॉर्ज एब्राहिम ग्रियर्सन जी के नामक विद्वान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। ग्रियर्सन अंग्रेजों के जमाने में इंडियन सिविल सर्विस के कर्मचारी रहे हैं। भारतीय विद्या विशारदों में विशेषतः भाषा विज्ञान के क्षेत्र में उनका स्थान अमर है। ग्रियर्सन ने दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ की रचना भी की है। कब की है? सन 1888 में। ओके, अगला है, हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। आपसे पूछा है, हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। तो सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से ग्रहण किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कुमायूनी भाषा भाषी क्षेत्र है। आपसे पूछा है, जो कुमायूनी भाषा भाषी क्षेत्र है वो कौन सा है? तो कुमायूनी कहाँ पे बोली जाती है? तो ये बोली जाती है आपकी रानीखेत और नैनीताल में। ओके, रानीखेत और नैनीताल में।
कुमाऊनी उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है, बोली जाने वाली एक भाषा या बोली है। इस भाषा को हिंदी की सहायक पहाड़ी भाषाओं की श्रेणी में रखा जाता है। यह उत्तराखंड जिले के रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, ऊधम सिंह नगर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। भोजपुरी भाषा अपने व्याकरणिक ढांचे में इस भाषा से काफ़ी समानता रखती है। भोजपुरी भाषा है वो अपने व्याकरणिक ढांचे में इस भाषा से काफ़ी समानता रखती है। तो वह कौन सी भाषा है जिससे समानता रखती है? कौन सी? भोजपुरी भाषा व्याकरणिक ढांचे से, यानी भोजपुरी और एक अन्य कौन सी भाषा है जिनका जो व्याकरणिक ढांचा है वो सेम सेम हमें दिखाई देता है? तो वो भाषा आपकी बंगला भाषा। ओके, जो बंगला भाषा और भोजपुरी भाषा है इसका व्याकरणिक ढांचा कुछ हद तक समान दिखाई देता है। देखिए, भोजपुरी भाषा अपने व्याकरणिक ढांचे में बंगला भाषा से काफ़ी समानता रखती है। भोजपुरी उपभाषा बिहारी हिंदी की एक बोली है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही, मैथिली बोलियां आती हैं। भोजपुरी बोली भोजपुर, शाहाबाद, छपरा, चंपारण, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। अगला है, खड़ी बोली की परिनिष्ठित रूप का विशिष्ट भाषा भाषी क्षेत्र है। जो खड़ी बोली है उसके परिनिष्ठित रूप का विशिष्ट भाषा भाषी क्षेत्र कौन सा है? मेरठ, बुलंदशहर और खुर्जा। ओके, खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप विशिष्ट भाषा भाषी क्षेत्र मेरठ, बुलंदशहर और खुर्जा है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसे आदर्श यानी स्टैंडर्ड हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी की मूल आधार स्वरूप बोली होने का गौरव प्राप्त है। किसको? खड़ी बोली को। ब्रज भाषा का आधार रही है। जो ब्रज भाषा है उसका आधार क्या रही है? तो उसका आधार रही है शोर सेनी अपभ्रंश। ठीक है, ब्रज भाषा का आधार शोर सेनी अपभ्रंश रही है। शोर सेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो निम्न बोलियां हैं इनका विकास हुआ है। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां हैं वो हैं खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, ब्रज और कन्नौजी। अगला है, अवधी भाषा की शब्दावली कौन सी है? तत्सम बहुला है, देशज बहुला है, तद्भव बहुला है, विदेशी शब्द बहुला है। तो जो अवधि है वो किस प्रकार की है? तो तद्भव बहुला है। क्या है? तद्भव बहुला। देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, जो अवधी भाषा है उसकी शब्दावली तद्भव बहुला है। अवधी हिंदी क्षेत्र की एक उपभाषा है। यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबांकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़ आदि हैं तथा फतेहपुर, मिर्जापुर, जौनपुर आदि कुछ अन्य जिलों में भी बोली जाती है। कौन सी? अवधी बोली। वाक्य संगठन की दृष्टि से हिंदी भाषा क्या है? देखिए, वाक्य संगठन की दृष्टि से हिंदी भाषा है क्या है? अंग्रेजी भाषा की भांति आयोगात्मक, अभिव्यक्ति या स्थान प्रधान? जी नहीं। संस्कृत भाषा की भांति योगात्मक, सविभक्तिक, स्थानीयता से आग्रह से मुक्त है। बिल्कुल ही ठीक है आपका बी ऑप्शन। वाक्य संगठन की दृष्टि से हिंदी भाषा है वो संस्कृत भाषा की भांति योगात्मक है, सविभक्तिक है और स्थानीयता के आग्रह से मुक्त है। अगला क्वेश्चन, अनेक संशोधन कमीशनों के प्रयासों के बावजूद देवनागरी लिपि परिपूर्णता नहीं पा सकी है अपनी मूल प्रकृति के। देखिए, अनेक संशोधन कमीशनों के प्रयासों के बावजूद भी जो देवनागरी लिपि है वो परिपूर्णता नहीं पा सकी है उसकी मूल प्रकृति के आक्षरिक होने के कारण। यही आपका आंसर आएगा। अनेक संशोधन कमीशनों के प्रयासों के बावजूद देवनागरी लिपि अपनी मूल जो प्रकृति है उसके आक्षरिक होने के कारण परिपूर्णता नहीं पा सकी है। अगला है, लिपियों का सही विकास क्रम आपसे पूछा है। जो लिपि हैं उनका सही विकास क्रम क्या है? तो सबसे पहले आएगी आपकी चित्रलिपि। जहाँ पे चित्रलिपि है वो देख लीजिए। देखिए, ये आती है आपकी चित्रलिपि, उसके बाद में सूत्रलिपि, उसके बाद में प्रतीकात्मक लिपि और उसके बाद में भावमूलक लिपि और फिर ध्वनिमूलक लिपि। ठीक है, देखिए लिपियों का सही क्रम है पहले चित्रलिपि, फिर सूत्रलिपि, उसके बाद में क्या है? देखिए
प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि और उसके बाद में ध्वनि मूलक लिपि। अगला है, किसी बोली में nd ध स्थान पर न और न हो जाता है, वो बोली कौन सी है? किस बोली में आधा न और द मतलब नथ स्थान पर नन और न हो जाता है, तो इसमें कौन सी बोली है ऐसी? तो वो है भोजपुरी। ओके, भोजपुरी बोली में नद के स्थान पर नन और न हो जाता है। अवधि में ऐ का उच्चारण ऐ होता है, जो ए है उसका उच्चारण ऐ, ओ का उच्चारण औ हो जाता है। ब्रज भाषा में क्यों के स्थान पर चो का प्रयोग किया जाता है। जो ब्रज भाषा है उसमें क्यों के स्थान पर चो का प्रयोग किया जाता है। अगला आपको सुमेलित करना है। देखिए, भाषा है और भाषा के अन्य नाम हैं। जो ब्रज भाषा है उसका अन्य नाम क्या है? तो ब्रज भाषा का अन्य नाम है आपका अंतर्वेदी। क्या है? अंतर्वेदी। अवधी भाषा है उसका अन्य नाम क्या है? पेशवाड़ी। हरियाणवी उसका अन्य नाम क्या है? बांगरू। और जो छत्तीसगढ़ी है उसका अन्य नाम है खलटाही। तो आपका आंसर आएगा कौन सा? 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1 और 2 आपका कहाँ है? तो आपके सी ऑप्शन में है 3, 4, 1 और 2। देखिए, ब्रज भाषा को अंतर्वेदी कहा जाता है और आपकी अवधि है इसको बैसवाड़ी, हरियाणवी को बांगरू, छत्तीसगढ़ी को खलटाही भाषा अन्य नाम कहा जाता है। अगला है, भाषा विज्ञान से संबंधित आज हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। भाषा विज्ञान से संबंधित आज ये अंतिम क्लास और आज का अंतिम क्वेश्चन है, जिस ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किसने दी है? तो ये भाषा की परिभाषा देने वाले हैं डॉक्टर बाबू सक्सेना। ओके, देखिए, जिस ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। उक्त परिभाषा बाबूराम सक्सेना की है। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है, उसे भाषा कहते हैं। ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास की परिभाषा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास की और डॉक्टर जो बाबूराम सक्सेना है इनकी परिभाषा आप याद रखेंगे। भाषा विज्ञान से संबंधित काफ़ी क्लास हो चुकी हैं। हमने 315 क्वेश्चन करवा दिए हैं। 315 क्वेश्चन में हमने पूरी कंप्लीट आपको जो भाषा विज्ञान से संबंधित है महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा दिए हैं। इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। इसके इर्द गिर्द घूमता हुआ मतलब क्वेश्चनों को बदल कर पूछा जा सकता है। भाषा विज्ञान से संबंधित कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर इन क्वेश्चनों की आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे नंबर है 7878223908 के ऊपर आप संपर्क करके इससे संबंधित पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आप पहले यहाँ पे पढ़ेंगे, फिर आप खुद पीडीएफ से पढ़ेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएंगे। इसी के साथ करते हैं हम क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।